नमस्कार। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। म्यांमार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की संभावना। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा द्विपक्षीय रक्षा संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के बीच होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में नवगठित शुभेंदु सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज। 35 नए मंत्री लेंगे शपथ। आज सुबह नबन्ना में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। इजरायल के लेबनान पर हमले तेज। दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर इजरायली सेना का कब्जा। पीएम नेतन्याहू का बयान, हिजबुल्लाह के इलाकों पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगा इजरायल। और गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता आईपीएल का खिताब। कोहली ने खेली 75 रन की विराट पारी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग अपनी भारत यात्रा के दौरान आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा किए जाने की संभावना। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा म्यांमार के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए म्यांमार के राष्ट्रपति ने 30 मई को अपनी यात्रा की शुरुआत भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर से की थी। उनकी इस 5 दिवसीय भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और गहरा करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरा द्विपक्षीय रक्षा संवाद नई दिल्ली में आज आयोजित किया जाएगा। इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करना और नए अवसर तलाशना है। बैठक में सेना के सामंजस्य को बढ़ाने, रक्षा उद्योग में सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक विश्वास बढ़ेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रिचर्ड माल्स की ये यात्रा अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में हुए पहले सम्मेलन के बाद हो रही है। ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती गति और सहयोग को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया भारत के खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने और संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। ये बैठक सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी की परिपक्वता और भविष्य की संभावनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में 35 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे कोलकाता के लोक भवन में आयोजित होगा। राज्यपाल आरएन रवि सभी नए मंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने बीते रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। इससे पहले 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके साथ ही 5 अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्री बनाया गया था। 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर भाजपा ने 15 साल के टीएमसी शासन का अंत किया है और अब एक पूर्ण कैबिनेट के साथ राज्य के कामकाज की शुरुआत होने जा रही है।
6 साल पहले जून 2020 में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। इस योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा ऋण लिए हैं। योजना की इन उपलब्धियों को देखते हुए इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लाई गई पीएम स्वनिधि योजना अब तक लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला चुकी है। 6 साल पहले जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई ये योजना शहरी अर्थव्यवस्था के इन अहम आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक बड़ी पहल बनकर उभरी है। रेहड़ी पटरी वालों को छोटे ऋण के लिए सरकार से मिली गारंटी लाखों परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सफल साबित हुई है। मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है जो आज रेहड़ी पटरी ठेले ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है। पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत कोविड महामारी की मुश्किल परिस्थितियों में 1 जून 2020 को हुई थी। यह अपनी तरह की पहली माइक्रो क्रेडिट पहल थी जो रेहड़ी पटरी वालों पर केंद्रित थी। इस योजना के तहत हमारी शहरी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम इन छोटे विक्रेताओं को सरकार की क्रेडिट गारंटी का सहारा मिला। पीएम स्वनिधि के तहत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपए, 25,000 रुपए और 50,000 रुपए के ऋण ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता के साथ 3 चरणों में दिए जाते हैं। जो विक्रेता दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुका देते हैं वो 30,000 रुपए तक की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के भी पात्र होते हैं। इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेता ऋण के कुचक्र से बचने के अलावा अतिरिक्त स्टॉक रखने और नए उत्पाद खरीदने में सक्षम हुए हैं। बीते 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि एक ऋण गारंटी योजना से कहीं आगे बढ़कर एक देशव्यापी आंदोलन बन चुकी है जो देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है। 5% पर ब्याज पर पैसा लेते थे, सुबह लेते तो शाम को वापस करना पड़ता था, चाहे मेरा दुकानदारी हो या ना हो। पीएम स्वनिधि के तहत ही हमारे दुकान में इतना व्यवसाय हो गया जिससे हमारा हर एक तरीके से वृद्धि हुई। इनकी सहायता लेते हुए अपने व्यवसाय को आगे से आगे ले जाने का कोशिश करे तो वो सफलता जरूर हासिल करेगा। बाजार में सब्जी बेचने वालों से लेकर गलियों में घूमकर फल बेचने वाले और सड़क किनारे जूते ठीक करने वाले मोची से लेकर दफ्तरों के बाहर चाय बेचने वालों तक लाखों रेहड़ी पटरी वाले मिलकर हर दिन भारत की शहरी अर्थव्यवस्था में अपनी जरूरी सेवाएं देते हैं। शहरी और कस्बाई अर्थव्यवस्था के इन बेहद अहम आपूर्तिकर्ताओं के चलते करोड़ों लोगों को किफायती सामान और सेवाएं मिलती हैं। हालांकि औपचारिक ऋण तक इन लोगों की पहुंच बहुत कम थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा ब्याज दरों वाले अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी स्थिति को बदलने के लिए लाई गई पीएम स्वनिधि योजना से जबरदस्त बदलाव आया है। इस योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा ऋण लिए हैं, जिनकी कुल रकम 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस योजना के तहत 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। एक साथ मिलकर उन्होंने लगभग 8,96,000 करोड़ रुपए के 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को डिजिटल कैशलेस प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपए भी मिले हैं। पीएम स्वनिधि ने मुझे लोन ही दिया, बेसिकली खुद पैरों पे खड़े होने का एक साहस दिया। मोदी जी ने हमारे लिए इतना योजना को चलाकर इतना सब कुछ किया है कि एक औरत कहीं हार नहीं मान सकती, हर काम को आगे बढ़ा के लेके जा सकती। योजना की इन उपलब्धियों को देखते हुए पीएम स्वनिधि को
मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना अनेक परिवारों के लिए स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्रदान करने में मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत वैश्विक सप्लाई चेन में लगातार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट ने भारत में $40 अरब से ज्यादा की सोर्सिंग कर इस भरोसे को और मजबूत किया है। कंपनी अब भारतीय एमएसएमईज और छोटे कारोबारियों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर फोकस कर रही है, जिससे देश के मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और रोजगार क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को तेजी से मजबूत किया है। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब भारत को केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और निर्यात केंद्र के रूप में देख रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट इंक के सीईओ ने हाल ही में कहा कि भारत दुनिया के सबसे गतिशील व्यापारिक केंद्रों में से एक बन चुका है। विशेषज्ञों की माने तो वॉलमार्ट जैसी वैश्विक कंपनियों की बढ़ती खरीदारी और निवेश भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में और मजबूत कर सकता है। आपको बता दें कि वॉलमार्ट ने भारत से अब तक $40 अरब से अधिक मूल्य के सामान की खरीद की है। कंपनी ने 2027 तक हर साल $10 अरब तक की सोर्सिंग का लक्ष्य रखा है, जिससे भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, साथ ही उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। वॉलमार्ट भारतीय सप्लायर्स की क्षमता बढ़ाने, गुणवत्ता और अनुपालन मानकों को मजबूत करने और विनिर्माण विस्तार पर काम कर रही है, ताकि ज्यादा भारतीय कंपनियां निर्यात के लिए तैयार हो सकें। वॉलमार्ट की वृद्धि पहल के तहत अब तक 1,15,000 से ज्यादा उद्यमियों को समर्थन दिया जा चुका है। यह पहल एमएसएमईज को गुणवत्ता और अनुपालन मानकों को बढ़ाने और विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने में मदद कर रही है, ताकि वे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर सकें और भारत के नवोन्मेषी व्यवसायों को दुनिया भर के ग्राहकों से जोड़ सकें। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक 1,70,000 एमएसएमईज को इस कार्यक्रम से जोड़ना है। वर्ष 2018 में भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में $16 अरब का निवेश कर 77% हिस्सेदारी खरीदी थी। वहीं वॉलमार्ट समर्थित फोन पे ने हाल ही में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए हैं। गौरतलब है कि आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर विविधतापूर्ण बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस रणनीति में भारत एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। वॉलमार्ट ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपो ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ग्रोथ समिट का आयोजन किया था, जिसमें निर्यात के लिए तैयार व्यवसायों, एमएसएमईज, डिजिटल ब्रांड्स और सप्लाई चेन साझेदारों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास के अवसरों पर चर्चा की गई। आने वाले समय में ऐसे और समिट आयोजित किए जाएंगे, जिससे भारत को आने वाले वर्षों में एक बड़े वैश्विक व्यापार और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में भीषण गर्मी और लू के बाद अब मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि वर्ष 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो गई हैं और अगले 4 से 5 दिन में ये केरलम तथा तमिलनाडु में दस्तक दे सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और ओलावृष्टि का हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ येलो अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण रुकी केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई है और देहरादून का तापमान सामान्य से 9 डिग्री कम दर्ज किया गया है। पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा हुई है और शिमला व कांगड़ा में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में मौसम सामान्य होने के बावजूद 4 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मैदानी इलाकों में भी गर्मी से बड़ी राहत मिली है, जहां पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का तापमान सामान्य से 7 डिग्री गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2.4 मिलीमीटर बारिश के साथ तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बलिया और मुरादाबाद में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है।
हालांकि राजस्थान के जैसलमेर में धूल के भारी गुबार से दृश्यता प्रभावित हुई है और फलौदी में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने तटीय और पूर्वोत्तर इलाकों के लोगों को सतर्क करते हुए 3 से 6 जून तक केरल, पुडुचेरी के माहे, असम और मेघालय में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के लिए भाजपा ने 16 सीट में से 10 के लिए और नागपुर विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 18 जून को होगा, जिसकी गणना 22 जून को होगी। भाजपा ने नागपुर उपचुनाव क्षेत्र के लिए डॉक्टर राजीव पोद्दार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से अरुण लखानी, भंडारा गोंदिया से अविनाश ब्राह्मणकर, अमरावती से प्रवीण पोटे पाटिल, सांगली सातारा से धैर्यशील कदम, सोलापुर से राजेंद्र राउत और अहिल्यानगर से प्राजक्त तनपुरे को उम्मीदवार बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष की, जो अब एक नए और बेहद खतरनाक दौर में पहुंच गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सेना को और आगे बढ़ने के कड़े आदेश जारी किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह फैसला महज 6 हफ्ते पहले घोषित हुए युद्ध विराम को दरकिनार करते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि बीते 2 मार्च से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में इजरायली सेना की ओर से ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस हिंसक टकराव और इजराइल के कई इलाकों को खाली कराने के आदेशों के कारण अब तक 12 लाख से भी अधिक लेबनानी नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। इस युद्ध का सीधा असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजारों पर भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। अमेरिकी क्रूड वायदा 2.48% की बढ़त के साथ $79.53 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जबकि ब्रेंट वायदा भी 2.12% की तेजी के साथ $93.005 प्रति बैरल दर्ज किया गया। वॉशिंगटन में हाल ही में किए गए शांति प्रयासों के बावजूद जमीन पर बढ़ता ये तनाव क्षेत्र में युद्ध विराम की बची कुची उम्मीदों को पूरी तरह से कमजोर कर रहा है। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव के पहले दौर की मतगणना ने देश के भीतर सियासी सरगर्मी को तेज कर दिया है। शुरुआती मतगणना की जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके अनुसार दक्षिणपंथी उम्मीदवार अबेलार्डो डे ला एस्प्रिला 43% से अधिक वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी सेनेटर और वर्तमान राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के करीबी सहयोगी इवान सेपेदा को लगभग 41% मत मिले हैं। इस बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इन शुरुआती नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। पेट्रो ने रविवार को साफ तौर पर कहा कि वे इस शुरुआती मतगणना के आंकड़ों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि वे न्यायालय द्वारा सत्यापित होने वाले अंतिम और आधिकारिक परिणामों का ही इंतजार करेंगे। चूंकि पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए अब इन दोनों शीर्ष उम्मीदवारों के बीच अंतिम दौर का सीधा मुकाबला होगा। ये चुनाव कोलंबिया की भविष्य की राजनीतिक दिशा और शासन व्यवस्था को तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम के लिया। पिछले सीजन में पंजाब किंग्स को हराकर टीम पहली बार चैंपियन बनी। आरसीबी ने इस बार खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए नया इतिहास रचा। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। गुजरात के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत संतुलित रही। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और टीम की जीत की नींव रखी। आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।
पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत, ओलंपियन दीपक पुनिया और मौजूदा अंडर 23 विश्व चैंपियन सुजीत कलकल ने अपने भार वर्गों में आसान जीत दर्ज करते हुए एशियन गेम्स का टिकट हासिल कर लिया है। लखनऊ में आयोजित फ्री स्टाइल कुश्ती ट्रायल में 6 भार वर्गों में भारतीय टीम का चयन हुआ। करीब 10 घंटे तक चली चयन प्रक्रिया में देश के चुनिंदा 80 पहलवानों ने दम दिखाया। अमन ने लगभग सभी मुकाबलों में एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की। वहीं दीपक पुनिया ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में जॉन्टी कुमार को 8-0 से मात देकर यह सफलता हासिल की। उधर सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग से मुकाबला जीत एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की की। एशियाई खेलों का आयोजन जापान के एची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय बैडमिंटन की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया की हमद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी को कड़े संघर्ष के बाद हराते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। मैच की शुरुआत भारतीय जोड़ी के लिए अच्छी नहीं रही और उन्होंने पहला गेम 18-21 से गंवाना पड़ा, लेकिन उसके बाद सात्विक और चिराग ने शानदार संयम और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए वापसी की। दूसरे गेम में उन्होंने 21-17 से जीत दर्ज कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। निर्णायक तीसरे गेम में भारतीय जोड़ी पूरी तरह हावी नजर आई। बेहतरीन तालमेल, दमदार स्मैश और सटीक नेट प्ले की बदौलत उन्होंने 21-16 से गेम जीतकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। कठिन परिस्थितियों में वापसी करने की उनकी क्षमता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुरुष युगल जोड़ियों में शामिल हैं। भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और अरिहंत महामौदगल्यायन के पवित्र अवशेषों का विधिवत अनावरण किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर ने भारत और मंगोलिया के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इसी के साथ इन समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार स्थित गंदन मठ में रविवार को भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और अरिहंत महामौदगल्यायन के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। भारत, मंगोलिया और अन्य एशियाई देशों के बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चार के बीच पूरा परिसर श्रद्धा और भक्ति के वातावरण से सराबोर नजर आया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किया। समारोह में मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति एन एंग्सबायार और शिक्षा मंत्री लूसन सेरेन एंग अमगलान सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान यह भी जानकारी दी गई कि भारत के नालंदा विश्वविद्यालय और गंदन मठ के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे बौद्ध अध्ययन और सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। The Sariputta and Moggallana are an epitome of how a disciplined student and disciple should conduct himself or herself and attain the zenith of success. They come from the place of Nalanda, which was a great learning center of Buddhism. Recently, the government of India has revived this university and hundreds of scholars are studying in this prestigious university. Very soon, an MOU between the Nalanda University and the Gandan Monastery is to be signed. इस अवसर पर वेसल्स ऑफ लाइट, आइकोनोग्राफी, रेलिक्स एंड पाथ ऑफ धम्मा नामक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में भारत के संग्रहालयों में संरक्षित बौद्ध धरोहरों, भगवान बुद्ध के जीवन और धम्म परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है। Today in Mongolia, in this monastery, there's an exposition of holy relics from India, and today we come to see it. It's been really peaceful experience for me. रविवार दोपहर से ही श्रद्धालुओं के लिए पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन भी शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के इन पवित्र अवशेषों को इससे पहले 2024 में
थाईलैंड ले जाया गया था। मंगोलिया दूसरा देश है जहां इन अवशेषों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे भारत और मंगोलिया के बीच बौद्ध विरासत, सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। उलानबाटर से तन्वी तनेजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।